जिंक टॉक पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश और मेरे साथ हैं गौरव। जैसे कि आपको पता है, पहलगाम में अटैक हुआ था 22 अप्रैल को। उस बात को लगभग 2 हफ्ते गुजर चुके थे और हमें पूरी उम्मीद थी कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी डिफेंस कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगी। तो वार लाइक सिचुएशन बन रही थी देश में। उसी के लिए हमारे यहाँ मॉक ड्रिल रखी गई थी, ब्लैकआउट की प्रैक्टिस रखी गई थी, जो 7 तारीख शाम को शेड्यूल्ड थी। इंडिया के लगभग 295 डिस्ट्रिक्ट्स में ये वार ड्रिल करवाई जानी थी। 7 तारीख को जब हम सुबह उठे थे तो हमें खबर मिली कि 6 तारीख की आधी रात, यानी 6 और 7 की जो रात होती है, उसमें इंडिया ने कुछ क्रिटिकल साइट्स पे अटैक कर दिया था। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने, इंडियन एयर फोर्स ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया और पाकिस्तान में बने टेररिस्ट कैंपों को अटैक किया, जिसमें सबसे बड़ा जो अटैक माना जा रहा है वो था भावलपुर कैंप में, जो राजस्थान की सीमा के सामने लगता है। लगभग 9 साइट्स को जो है टारगेट किया था अपनी आर्म्ड फोर्सेस ने, और वहाँ पे उन्होंने प्रिसाइज मिसाइल अटैक के थ्रू जो है जो टेररिस्ट कैंप्स थे उनको डिस्ट्रॉय किया। अगले दिन सुबह 10 बजे हमारे आर्म्ड फोर्सेस की एक प्रेस ब्रीफिंग हुई। वहाँ पे जो देखा गया वो पहली बार कहीं भी इंडियन हिस्ट्री में देखा गया, जिसके बारे में हरीश आपको बताएगा। तो ये इंडिया की हिस्ट्री में शायद पहली बार ऐसी प्रेस ब्रीफिंग हुई जिसमें इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से, डिफेंस की तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की तरफ से विंग कमांडर भूमिका सिंह ने ये प्रेस ब्रीफिंग को एड्रेस किया था। इनके साथ ही मौजूद थे फॉरेन सेक्रेटरी विवेक मिश्री जी। इन्होंने ये प्रेस ब्रीफिंग की और इसमें बताया इंडिया ने जो प्रिसीजन स्ट्राइक करी उसके बारे में सारी डिटेल दी कि कौन से 9 जगहों पे हमने अटैक किया जहाँ पे टेररिस्ट कैंप को टारगेट किया था, ना कि कोई सिविल या मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। इंडिया ने ये जो मिशन किया, ये जो ऑपरेशन किया, इसको नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। और ऐसा बताया जाता है कि खुद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये नाम सेलेक्ट किया था, क्योंकि ये रिलेट करता है कहीं ना कहीं उन 26 डेथ पे जिनमें कई औरतों ने अपने सिंदूर को खोया था उस अटैक में। इनमें कुछ साइट्स हैं जहाँ पे जो है एलईटी का कमांड सेंटर है। कई ऐसी साइट्स भी थी जहाँ पे 26/11 के जो मास्टरमाइंड्स हैं वहाँ से ऑपरेट कर रहे थे। कसाब की भी वहीं पे ट्रेनिंग हुई थी। उन सभी सेंटर्स को टारगेट किया गया। मौलाना मसूद अजहर की फैमिली इस अटैक में मारी गई थी। शायद भावलपुर जो कैंप था, वो बताया जाता है कि मौलाना मसूद अजहर का गढ़ था, किला था, वहाँ पे उनकी फैमिली के कई मेंबर्स मारे गए थे। हमारी इस प्रेस ब्रीफिंग के बाद ये तो बहुत ही जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान ने डिनाई किया कि हमारे यहाँ कोई टेररिस्ट कैंप नहीं है, ना हमने कोई टेररिस्ट को पनाह दी है, और वो हमेशा से ये कहता है। इनफैक्ट स्काई न्यूज़ के एक इंटरव्यू के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड इन्फो के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ये क्लेम किया कि हम तो खुद टेररिस्ट से जो है पीड़ित है, हमारे यहाँ पे कोई टेररिस्ट कैंप नहीं है। तो जो न्यूज़ एंकर हैं उनकी याल्दा हकीम, उन्होंने उसको डिनाई किया और कहा कि आपके ही जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने हमारे ही चैनल पे मुझे ये क्लेम किया था कि पिछले 30 साल से जो पाकिस्तान है वो यूएस और वेस्टर्न फोर्सेस के लिए टेररिस्ट को अपने पाल रहा है। और ये तो हिस्ट्री ने पहले ही बताया कि पाकिस्तान ने सदियों से आतंकवादियों का साथ दिया है, जो कि एविडेंट था। एबेटाबाद में जो स्ट्राइक करके यूएस ने ओसामा बिन लादेन को जब मारा था, तभी ये प्रूफ हो गया था कि हाँ, पाकिस्तान सारे आतंकवादियों को पनाह देता है, कहीं ना कहीं डबल गेम खेलता है। तो ये तो वर्ड्स के साथ प्ले करने की उनकी पुरानी आदत है। उन्होंने डिनाई किया था, उन्होंने तो ये इल्ज़ाम लगाया कि इंडिया ने उनके सिविलियन एरिया को टारगेट किया था, उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को भी टारगेट किया, जबकि हमने भी डिनाई किया कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके बाद हुआ इसका रिटालिएशन, जो गौरव आपको बताएंगे। पाकिस्तान ने उसी दिन रात को जम्मू के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में और कश्मीर के भी 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में ओपन फायरिंग स्टार्ट करी। वहाँ पे हैवी शेलिंग करी। बताते हैं उसमें लगभग 50 जने इंजर हो गए, 15 जनों ने अपनी जान गंवा दी, और इसी शेलिंग के अंदर में लांस नायक दिनेश कुमार वीरगति को प्राप्त हुआ है। मैं बताना चाहूँगा कि पूंछ में, इसी सेलिंग में पूंछ में क्राइस्ट स्कूल के 2 छोटे बच्चे भी मारे गए थे, जो भाई बहन बताए जाते हैं, जिनकी तस्वीरें काफ़ी वायरल भी हुई थी, और ये काफ़ी दर्दनाक मंजर था। इसके बाद पाकिस्तान ने फिर ये क्लेम किया कि उन्होंने हमारे 5 जो फाइटर जेट्स हैं उनको टेक डाउन कर लिया है। तो जब वेस्टर्न मीडिया ने उनसे प्रूफ के बारे में पूछा, तब उन्होंने बोला कि ये तो सारे सोशल मीडिया के अंदर में आ रहा है, और इनफैक्ट हमारे नहीं, इंडियन सोशल मीडिया में आ रहा है। इस बात पे जो उसका रिडिक्यूल किया गया उस चीज़ का, वो अनपैरेलल्ड है। इस पे काफ़ी मीम बने कि वहाँ का एक इतने हाई पोस्ट का बंदा इस तरह एक इंटरनेशनल मीडिया एजेंसी को ऐसा कह रहा है कि जब उन्होंने पूछा कि प्रूफ क्या है कि इंडिया के जेट्स डाउन किए, उन्होंने कहा था इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया, और वो भी इंडिया के सोशल मीडिया पे। तो ये बहुत ही मेरे ख्याल से एक बचकाना स्टेटमेंट दिया था उन्होंने, जिसका उनको काफ़ी बैकस्लैश मिला था। 8 मई को सुबह 8 बजे
एक सर्कुलर जारी होता है जहां पे बॉर्डर से सटे हुए 21 जो एयरपोर्ट्स हैं उनको बंद करवा दिया जाता है। उसी समय एक ऑल पार्टी मीटिंग होती है जहां पे ये बताया जाता है कि लगभग 100 से ज़्यादा टेररिस्ट को हम लोगों ने मार गिराया है इन अटैक्स के अंदर में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये कंफर्म करती है कि पिछले रात को हमारे बॉर्डर से सटे हुए काफ़ी इलाकों के अंदर में ड्रोन्स के द्वारा पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश करी है और जिसे इंटीग्रेटेड मिसाइल सिस्टम्स के थ्रू हमने सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय कर दिया। ये हमले जम्मू से लेके गुजरात तक के बॉर्डर पे एक्सटेंड किए गए थे। राजस्थान के काफ़ी पार्ट्स में भी अगर आपने सुना हो, जैसलमेर, बाड़मेर और भी काफ़ी हो गया, नाल हो गया, हाँ, काफ़ी एयर बेसिस पे अटैक करने के लिए। और ये हमास स्टाइल अटैक थे जो हमास ने अभी इसराइल के साथ किया था कि उन्होंने एक साथ खूब सारे ड्रोन एक साथ भेजना ताकि कहीं ना कहीं एयर डिफेंस सिस्टम को वो चकमा देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद ये उनसे गलती हो गई। कोई भी एयर डिफेंस हमारा कोई तरह से फेल नहीं हुआ, हर डिफेंस ने सही काम किया। और जो हमारा सुदर्शन चक्र बताया जाता है वो पूरा एक जो क्लस्टर है, उन्होंने जितने भी मिसाइल्स, जितने भी ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए थे उन सबको मार गया है। और फिर 8 तारीख की देर रात को चालू होता है इंडियन चैनल्स के ऊपर पे अटैक प्रो मैक्स। अगर किसी ने भी उस समय ये न्यूज़ चैनल्स को फॉलो किया होगा तो न्यूज़ चैनल्स के हिसाब से हमने लगभग उस रात को 50% पाकिस्तान को तो ख़त्म ही कर दिया था। उस दिन रात को जो देखा गया था न्यूज़ चैनल पे, हम कोई भी न्यूज़ चैनल का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन आप सब जानते हैं जिन्होंने न्यूज़ चैनल्स को फॉलो किया था, उसमें तो इस लेवल से वो मतलब जर्नलिज्म कर रहे थे कि उनके हिसाब से तो अपन उसी रात शायद पाकिस्तान के दूसरे बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे, और हमने क्या क्या ओवरटेक कर लिया था। और न्यूज़ चैनल पे अगर जिन्होंने फॉलो किया देखा होगा कि उन्होंने बहुत सारे सायरन की साउंड बजा रहे थे हर थोड़ी थोड़ी देर में, हर एक फुल स्टॉप की जगह एक बार सायरन की साउंड बजाई जा रही थी, जो मेरे ख्याल से ऑब्जेक्शनेबल था। इनफैक्ट हम लोग भी बॉर्डर एरिया में रहते हैं और कई बार ऐसा होता था कि हमको पॉज करके देखना पड़ता था या म्यूट करके देखना पड़ता था कि एक्चुअली ये बज रहा है या फिर ये टीवी के ऊपर आ रहा है। अगर हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं, हम भी बॉर्डर के काफ़ी करीब रहते हैं और हमने उस मॉक ड्रिल के अलावा कई बार सायरन सुने, कई बार एयर रेड अलर्ट्स मिले थे हमें। तो हमने भी वो जो 4-5 दिन का जो सिनेरियो था वो हमने अपने आंखों से देखा है और हमने उसको कैसे डरे, काफ़ी क्लोजली फॉलो अप किया। बच्चे डरे हुए थे, लेकिन जोश और जज्बे की कोई कमी नहीं थी, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने उसको ट्रू करके दिखाया और कोई भी तरह का अटैक हम पे नहीं कर पाए पाकिस्तान। इनफैक्ट दूसरी रात तक तो हम लोग बहुत कॉन्फिडेंटली सो रहे थे और फिर रात को 2 बजे बॉर्डर पार से इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट किया गया था, जो कि हमारे बीएसएफ फोर्सेस ने सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर दिया और सभी टेररिस्ट को मार गिराया। जब उनके ड्रोन नहीं घुस पा रहे थे तो शायद उन्होंने अपने आर्म्ड फोर्सेस को या टेररिस्ट को अंदर घुसाने की कोशिश करी, लेकिन उनका वो स्टेप भी हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने अच्छा जवाब दिया और ऐसा कोई भी हानि नहीं होने दी। 9 तारीख को भी वैसी एक प्रेस ब्रीफिंग रखी गई थी और उसमें बताया गया था कि हमारी एयरफोर्स ने कितने प्रिसीजन स्ट्राइक्स किए थे, विद प्रूफ, विद फोटोग्राफ्स। हमने पाकिस्तान की तरह कोई झूठे क्लेम्स नहीं किए। विद प्रूफ आफ्टर एंड बिफोर की फोटोग्राफ शेयर करी गई थी, बहुत ही प्रोफेशनल वे से करी गई थी, और जो इम्पैक्ट हमने वहाँ पे किया उसको प्रूफ के लिए सब कुछ दिखाया गया। हम अपनी जनता को बताना चाहेंगे कि जितने भी ड्रोन्स हमने मार गिराए थे उसमें टर्की से बने हुए और चाइना के बने हुए काफ़ी आर्म्स एम्यूनिशंस जो हमारी फोर्सेस को मिले, उसको एनालाइज किया तो पता चला कि टर्की से काफ़ी सारे ड्रोन्स जो हमारे तरफ फायर किए गए थे वो मेड इन टर्की थे। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। तो कहीं ना कहीं टर्की और चाइना इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए थे इस लड़ाई। उसी प्रेस ब्रीफिंग में ये बताया गया कि जब ये ड्रोन अटैक्स हो रहे थे उस समय भी पाकिस्तान ने अपनी सिविल एयर स्पेस को ओपन रखा हुआ था और सिविल फ्लाइट्स को ऑपरेट कर रहे थे। डोमेस्टिक एयरपोर्ट चालू थे, शायद वो एक उस आड़ में फायरिंग करना चाहते थे या उनको पता था कि अगर सिविल प्लेन्स चल रहे तो इंडिया अटैक नहीं कर पाएंगे। 9 तारीख की शाम तक ये फाइट काफ़ी इंटेंस रूप ले चुकी थी और गोलाबारी, ड्रोन अटैक सब कुछ चालू था और हम अच्छे से रिटेलिएट भी कर रहे थे। 9 तारीख शाम को अपने 5 क्रिटिकल साइटों पे ब्लास्ट्स भी हुए थे, जो कि बताया जा रहा है कि ड्रोन के द्वारा किए गए थे या जैसे भी गए, लेकिन उन सब को हमने बहुत ही अच्छी तरह से काउंटर अटैक करके हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। इनफैक्ट पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर अपने एक स्टेटमेंट देते हैं कि आर्मी के अलावा हमारे पास मदरसे के स्टूडेंट्स भी अवेलेबल हैं जो कि इस वॉर में उतरने को तैयार खड़े हैं। एज ए सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, एग्जैक्टली ये वर्ड्स यूज किए गए थे। बेसिकली वो लोग सिविलियंस को भी इस वॉर के अंदर उतारने के अंदर पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड थे।
और हम फिर बताना चाहेंगे, हमारी मिनिस्ट्री ने बिल्कुल साफ किया था कि हमने उनकी कोई भी तरह के कोई सिविल इंस्टॉलेशन, कोई आर्मी इंस्टॉलेशन को टारगेट नहीं किया था। हमने सिर्फ और सिर्फ उनके टेरर कैंप्स जहाँ पे है उन्हीं को टारगेट करके और उन्हीं को उड़ाया गया था। और 10 मई को लड़ाई पहुंचती है वाशिंगटन डीसी के अंदर IMF के हेडक्वार्टर्स में, जहां पे पाकिस्तान को $1.5 बिलियन के लोन देने की बात चल रही थी। इंडिया ने इसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन किया और कहा कि अगर आप ये दे देंगे तो ये टेररिज्म को और बढ़ाएगा, और इसी के लिए वोटिंग के दौरान इंडिया ने एब्सटेन किया था। लेकिन फिर भी IMF ने ये लोन जो है पाकिस्तान को ग्रांट कर दिया गया था। 10 तारीख को एक खबर आई थी कि लोन ग्रांट हो चुका है पाकिस्तान। और 10 तारीख को ही एक फ़ोटो काफ़ी वायरल होती है जहां पे एक US डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हाफिज अब्दुल रऊफ जो है वो एक फ्यूनरल में दिखता है, जिसके साथ में लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह, मेजर जनरल राव इमरान सरताज, ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकन जैसे जो पाकिस्तान आर्मी के बड़े पोस्ट के जो आला अधिकारी हैं वो इसके साथ में खड़े हैं और किसी फ्यूनरल में शरीक हो रहे हैं। मेरे ख्याल से इंडिया ने बाद में ये फोटोग्राफ्स, ये प्रूफ लेके UN में भी दिया है कि कैसे पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की जो सरकार है, वो टेररिस्ट हैंड इन हैंड चल रही है। टेररिस्ट को कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलता है उनका। हर बार ये कहानियां सुनने में आती है, इस बार ऐसा जो प्रूफ भी मिला था। और अगले मैं कहना चाहूँगा काफ़ी प्रोफेशनल रहा कि हमने हर चीज़ को प्रूफ के साथ बात किया। हवाबाजी कभी नहीं करी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने, जैसे कि पाकिस्तान वाले कर रहे थे। हमने कभी भी हवाबाजी नहीं करी, जो है जैसा है उसको वैसा ही बताने की कोशिश करी, क्योंकि ये कंटिन्यू अटैक हम पे हो रहे थे ड्रोन्स के द्वारा। तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने भी पाकिस्तान के देर रात को 3 जो मेजर एयर बेसिस हैं उनके ऊपर अटैक किया और उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। कहीं ना कहीं हमारा भी मकसद ये था कि जहाँ से भी ये ड्रोन्स उड़ रहे हैं, जहाँ से इनका कंट्रोल हो रहा है, उस जगह पे अटैक किया ताकि हम अपने आप की सेफ्टी कर सकें। सेफ्टी के लिए ये स्टेप लिया गया था। बेसिकली हमने डिफेंस किया, पर पाकिस्तान फुल ऑफेंस के मूड में था। उसने अगेन उसी रात को काफ़ी सिविल एरियाज़ के ऊपर पे अटैक किया। कई शेलिंग के अंदर में एक हॉस्पिटल, एक स्कूल, वो उसको भी काफ़ी डैमेज हुआ। POK पहलगाम से चालू हुई ये लड़ाई पहुंच चुकी थी पूरे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर लाइन पे। लगभग हर हिस्से पे, अपना जो इतना लंबा बॉर्डर है उसके हर हिस्से में कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ड्रोन्स आ रहे थे। उनकी तरफ से रॉकेट्स, मिसाइल्स, फायरिंग्स कंटिन्यू हो रही थी, इन्फिल्ट्रेशन बिड हो रही थी। तो ये फुल फ्लेजेड वॉर की तरफ जा रहे थे, जहाँ पे एक तरफ पाकिस्तान फुल ऑन वॉर मोड में जाने के अंदर में दिख रहा था, वहीं पे इनके जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी एक स्टेटमेंट आती है दोपहर में कि हम लोग डी एस्केलेशन के लिए तैयार हैं। उसी समय PM हाउस पे एक हाई लेवल मीटिंग होती है और वहाँ पे इस स्टेटमेंट के बाद में 3 बजे एक सिक्योर्ड लाइन के ऊपर पे इंडिया और पाकिस्तान के DGMOs आपस में बात करते हैं और 5 बजते बजते ये खबर आ जाती है कि हम सीज फायर करेंगे। लेकिन ये खबर ना तो पाकिस्तान द्वारा दी गई थी, ना इंडिया द्वारा दी गई थी। ये ट्वीट किया था US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने एक ट्वीट करके बताया कि उन्होंने मध्यस्थता करके दोनों कंट्रीज के बीच में सीज फायर करवा दिया गया। इसके कुछ समय बाद में हमारे डिफेंस सेक्रेटरी विक्रम मिस्री जी ये कंफर्म करते हैं कि 5 बजे के बाद में सीज फायर को लागू कर दिया गया है और कोई भी कंट्री कोई भी तरह का अटैक एक दूसरे पे नहीं करेंगे। लेकिन उसके 3 ही घंटे बाद हमें काफ़ी न्यूज़ मिली थी कि पाकिस्तान ने सीज फायर वापस से उल्लंघन कर दिया है और वापस से शेलिंग करने लग गए हैं। ये काफ़ी बॉर्डर एरियाज में, पुंछ के अंदर में, श्रीनगर के साइड पे। इवन उसी रात 10 मई को जैसलमेर में भी काफ़ी ड्रोन अटैक्स, जैसलमेर बारमेर जो बॉर्डर है उस पर भी काफ़ी कोशिश करे गए, ड्रोन अटैक्स की कोशिश करी गई थी। तो उस रात तो उन्होंने पूरी रात सीज फायर का उल्लंघन किया, जो बाद में उन्होंने डिनाई किया कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं। कहीं ना कहीं वो लक्ष्य मूवी का वो कहानी याद आ जाती है जहाँ पे ऋतिक रोशन को कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान से जीत जाओ तो रिलैक्स मोड में मत आ जाना, क्योंकि पाकिस्तानी एक बार पलट के ज़रूर आते हैं। बिल्कुल, और ऐसा ही हुआ था। और लगातार 2-3 दिनों तक ये सुनने में आ रहा था कि पाकिस्तान कैसे ना कैसे छोटे मोटे ड्रोन अटैक्स किए जा रहा है, सीज फायर को तोड़ने की कोशिश किए जा रहे हैं। बट हमने प्रोफेशनलिज्म दिखाते हुए इनका केवल रिटेलिएशन किया। हम कभी भी इसके बाद में अग्रेसर नहीं बने। इसके बाद की जो भी प्रेस ब्रीफिंग हुई उसके अंदर हमारे काफ़ी बैलेंस स्टेटमेंट्स रहे। हमने कोई भी लापरवाह भरे स्टेटमेंट्स पास नहीं किए। पर वहीं पे फ्लिप साइड में पाकिस्तान इसे अपनी जीत बताने लग गया। इन्होंने काफ़ी सारी रैलीज निकाली कि हम जीत गए हैं। इनफैक्ट जो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर है शाहिद अफरीदी, उन्होंने भी एक रैली निकाली थी और इसका इतना ज़्यादा इन लोगों का मजाक बनाया इस चीज़ को लेके
क्योंकि वेस्टर्न मीडिया ने जब फाइनली एनालाइज किया, वेस्टर्न बाकी कंट्रीज ने जब एनालाइज किया, तो यही समझ आया, या अब जो न्यूज़ आ रही है यही पता पड़ रहा है कि अल्टीमेटली हमने जो अचीव करना चाह रहे थे हमने 100% वो अचीव किया है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान हमेशा बैकफुट पे रहा है इस पूरे दौरान। ये तो बात बताई हमने आपको, जो डे 1 से सीज फायर तक जो भी क्रम में क्रोनोलॉजी में हुआ वो हमने आपको बताया जो ऑफिशियल था। अब हम बात करना चाहेंगे जो न्यूज़ इसके बाद निकल के आई, जो शायद बताते हैं कि सीज फायर ये क्यों किया गया, या अमेरिका इसमें कहाँ से बीच में आया या मीडिएट करना चाहा। उसके बारे में काफ़ी तरह के रूमर्स हैं जो बहुत सर्कुलेट हो रहे हैं। हालांकि हमारी सरकार ने इसका खंडन किया है, लेकिन हम उसके ऊपर चर्चा करने चाहेंगे, जिसमें एक बहुत जो खास बात जो निकल के आ रही है वो आ रही है जो रेडिएशन लीक के बारे में बताया जा रहा है पाकिस्तान में। इसकी पूरी कहानी आपको गौरव बताएंगे। इसमें ये अनकन्फर्म्ड न्यूज़ आई कि पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस के पास में जो किराना हिल्स हैं वहाँ पे जो इंडियन अटैक है उसकी वजह से रेडिएशन लीकेज डिटेक्ट हुआ। इसके बाद में यूएस ने अपना इंटरफेरेंस किया और सीज फायर के लिए दोनों साइड्स को बताया जाता है कि नूर खान एयरबेस के पास न्यूक्लियर आर्सेनल्स है पाकिस्तान की। ये एकदम अनकन्फर्म न्यूज़ है, किसी ने भी इसको कंफर्म नहीं किया है। एटलीस्ट इंडियन साइड से तो किसी ने भी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है। पाकिस्तान पूछा भी गया तो उन्होंने हंस के टाल दिया इस चीज़ को। पाकिस्तान ने भी डिनाई किया है, जबकि ये बताया जाता है कि शायद हमारी ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसने वहाँ जो आर्सेनल के जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट के दरवाजे हैं उन पे ब्लास्ट कर दिया था और एंट्री की। उसके बाद बताया जाता है कि अमेरिका से एक प्लेन आया जिसकी ट्रैकिंग भी दिखाई गई है काफ़ी वेबसाइट से। वो प्लेन जो है उसका ये काम है कि वो रेडिएशन डिटेक्ट करता है, किसी भी तरह का अगर कहीं पे लीकेज हुआ है वो डिटेक्ट करता है। साथ साथ इजिप्ट से एक प्लेन भी, कार्गो प्लेन आया गया, जिसमें बताता है कि बोरॉन, केमिकल बोरॉन भरा हुआ था। बताया जाता है कि जो एटम्स रिलीज होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने में बोरॉन काफ़ी हेल्प करता है। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट जो अभी हम रोज कुछ ना कुछ सुनने में आ रहा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो कि अभी कतार में आए हुए हैं, उन्होंने कल एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने ऐसा कहा कि उन्होंने सीज फायर नहीं कराया। हालांकि उनका इनिशियल ट्वीट ये था कि उन्होंने सीज फायर कराया था, लेकिन शायद अब अपनी बात से मुकर रहे हैं। उन्होंने कहा था मैंने अप्रोच जरूर किया था लेकिन मैंने सीज फायर नहीं करवाया। इस पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के अंदर में कहीं ना कहीं टर्की का बहुत बड़ा हाथ है पाकिस्तान का सपोर्ट करने में। तो इसकी वजह से अब हमारे अंदर में भी एक एंटी टर्की सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा घर कर गए हैं। काफ़ी सारे ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, ट्रैवलिंग साइट्स हैं, उन्होंने टर्की के जो ऑफ़र्स हैं उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। जो इंडियंस काफ़ी हैं जो कि प्लान कर रहे थे टर्की जाना, उन्होंने भी अपने ट्रिप्स को कैंसिल करना चालू कर दिया है। काफ़ी सारे बिजनेस हाउसेस ने भी ऐसा कहा है कि वो अब टर्की से बने हुए जो प्रोडक्ट्स है या टर्की से जो इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट है उसको नहीं करेंगे। जिसमें पूना में जो एप्पल को लेके, जो फ्रूट एप्पल को लेके काफ़ी इंपोर्ट्स आते हैं, जहाँ पूना में एसोसिएशन ने उनको बैन किया है। इवन उदयपुर में जो मार्बल व्यवसाय है उन्होंने भी ऐसा कहा है कि अब वो टर्की से ना कोई बिजनेस करेंगे और ना फ्यूचर में प्लान करेंगे कोई बिजनेस करने। और कहीं ना कहीं किसी हद तक ये सही भी है, क्योंकि टर्की के ऑफिशियली स्टेटमेंट आया है, टर्की के प्रेसिडेंट ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि वो पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। इंडिया ने जो उन पे मिसाइल अटैक किया वो उसके अगेंस्ट है और पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़े। शायद इसी वजह से ये जो एंटी टर्की सेंटिमेंट्स है ये देश में अभी काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं। और ये है अभी तक के सारे डेवलपमेंट्स जो हमने आपको सीक्वेंसली बताने की कोशिश करी है। अगर इसके आगे भी कोई डेवलपमेंट्स होते हैं तो हम अपने नेक्स्ट एपिसोड्स में इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। आगे वीडियोस को हमें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।